हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी प्रिपेयर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैप्टर 4 में आ चुके हैं। हमने पहले तीन चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर ने पूरे वर्ल्ड को दो ब्लॉक्स में बांट दिया, यूएसए एंड यूएसएसआर। इनमें से एक ब्लॉक जो एक सुपर पावर थी, उसका 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। ये हमने पूरा चैप्टर 2 में पढ़ा था, कैसे इसका डिसइंटीग्रेट हुआ। एंड फिर इसके बाद बचता है यूएसए, दूसरी सुपर पावर, जिसका कि पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल है। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि कैसे वर्ल्ड पर यूएसए ने अपना दबदबा बना कर रखा है। तो ये हुई तीनों चैप्टरों की बात। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, कि इन दोनों सुपर पावर के अलावा भी वर्ल्ड में कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऐसे उभर कर आ रहे थे, जैसे ईयू, एशियन, ये चाइना, ये ऐसे उभर कर आ रहे थे जो दोनों सुपर पावर्स को चैलेंज कर रहे थे। यानी इनकी इतनी कैपेसिटी थी कि वे अपने अंदर जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनको इन्वॉल्व कर सके। सो चलिए सब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका था, अमेरिका का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस चला हुआ था। हर फील्ड में अमेरिका है सबसे आगे था। तो वैसे ही हम यहाँ पर तीन और जो चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपने लिए एक अपनी सेफ्टी, कल्चर, इन चीज़ों के लिए एक यूनियन बनाई, यूरोपियन यूनियन। ऐसे ही सेम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई एशिया की कंट्रीज़ के थ्रू, जिसका नाम इन्होंने रखा एशियन। एंड थर्ड जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चाइना की जो इकोनॉमी थी, वो अचानक से इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही थी कि ये भी आने वाले टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, कि आखिर यूरोपियन यूनियन था क्या और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ये सब हम पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, तो उस टाइम पर अमेरिका था। अमेरिका के पास थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मैं अपने नए पॉजिटिव रिलेशन बनाऊं वर्ल्ड में, या फिर जिनसे मेरी दुश्मनी है उनके साथ वैसे ही रिलेशन रखूं। इस तरह से अमेरिका कन्फ्यूज़न में था। एंड जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, इसने यूरोप को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर दिया था। एंड जो यूरोप था वो जिन बेसिस पर खड़ा था, यानी जो फिलोसफी यूरोप की थी, उस बेस को ही सेकंड वर्ल्ड वॉर ने बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब होता क्या है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है एंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो कोल्ड वॉर ने यूरोपियन यूनियन की काफ़ी हेल्प की, उसको थोड़ी हेल्प इस तरीके से प्रोवाइड की कि एक नई ऑप्शन की तरह उभर के आए। इसलिए जो अमेरिका था, अमेरिका ने ईस्टर्न यूरोपियन यानी वेस्टर्न यूरोप की कंट्री तो यूएसएसआर की तरफ थी, पर जो इस ईस्टर्न यूरोप की तो यूएसएसआर की साइड थी, पर जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री थी वो उनके लिए जो यूएसए है वो काफ़ी काम कर रहा था। तो यूएसए ने इन कंट्रीज़ के लिए एक प्लान बनाया, जिस प्लान का नाम था मार्शल प्लान। एंड जो मार्शल प्लान बनाया गया था, इस प्लान में सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी, और इसी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो इसका नाम था नाटो। नाटो आपने आगे भी पढ़ा है, तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एंड जो ये मार्शल एक्ट था, इसी के अंडर 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि इन्हें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड इनको हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि ये अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं हम, जिससे जो ये यूरोपियन कंट्री थी, ये एक दूसरे की ही मदद करती थी। तो फिर होता क्या है, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप का इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। एंड ये एक अलग स्टेप इसे हम एक अलग स्टेप भी ले सकते हैं इसके यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक डेवलप में। हम इसे एक अलग स्टेप भी ले सकते हैं, और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट बढ़ता है सीक्वेंस वाइज, तो वैसे ही इसने एक न्यू फॉर्म ले ली थी। इसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में 1957 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद एक पूरा सीक्वेंस तैयार किया गया था कि डेवलपमेंट कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम
करेंगे। तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बन चुकी थी एंड साथ ही 1991 में जो सोवियत यूनियन थी उसका डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसी चीज़ ने जो यूरोपियन यूनियन इसको एक न्यू ट्रैक दिया जो कि फास्ट था और इसका रिजल्ट हुआ कि 1992 में यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट की गई। जो यूरोपियन यूनियन थी इनके अपने कॉमन ओरिजिन, सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉरपोरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, ये सारी चीज़ जो यूरोपियन यूनियन थी ये उसकी क्वालिटी भी कह सकते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। यूरोपियन यूनियन जो थी उन्होंने अपना जो बेसिकली डेवलपमेंट किया था वो अपने इकोनॉमिक्स के लिए किया था, पर अब ये इकोनॉमिक फॉर्म को छोड़कर एक पॉलिटिकल इसने जो फॉर्म थी वो अडॉप्ट की थी। यानी पहले जो इसका डेवलपमेंट किया गया था वो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए किया गया था, पर अब इसको हम इन्होंने न्यू फॉर्म दे दी थी जो कि पॉलिटिकल की तरह यूज हो रहा था एंड ये एक नेशन स्टेट की रूप में काम कर रही थी। तो यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जो कि कुछ कंट्रीज़ को अपने साथ लेकर और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, कल्चर, ये सारी चीज़ें उसने अपनी अलग कर ली थी। देन उसके बाद क्या होता है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ट्राई करी, पर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सक्सेस नहीं हुई, वो फेल्ड हो गई पर फिर भी इसके पास अपना एक अलग फ्लैग, एंथम एंड फाउंडिंग डेट एंड करेंसी, ये सारी चीज़ यूरोपियन यूनियन की इसके पास हैं। जो यूरोपियन यूनियन है उसने अपने जो कॉरपोरेशन के एरिया हैं उनको टाइम पर एक्सपेंड करने के लिए भी ट्राई किया। यानी काफ़ी ऐसी नई कंट्रीज़ थी जो यूरोपियन यूनियन अपने अंदर ऐड कर रहा था एंड जो मोस्टली जो न्यू कंट्री थी वो जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जिन्हें न्यूली फ्रीडम मिल रही थी, तो वे काफ़ी कंट्री थी ये यूरोपियन यूनियन में आकर मिल रही थी। जो पीपल काफ़ी जो इन कंट्रीज़ के लोग थे वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो हमारे कंट्री की जो पावर है, जो गवर्नमेंट पावर्स हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं देनी चाहिए, यानी यूरोपियन जो यूनियन है इनको नहीं देनी चाहिए। एंड कुछ जो कंट्रीज़ थी वो इस चीज़ पर क्वेश्चन भी उठा रही थी कि ये करना कोई ज़रूरी नहीं है एंड ज़रूरी नहीं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये हमारी इकोनॉमिक और हर चीज़ों को वैसे ही ले जैसे ये अभी अपनी कंट्रीज़ को लेकर इनिशिएटिव ले रही है। बट अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, यानी सबसे पहले तो हमें पता ही है अमेरिका है, पर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। जो इसकी करेंसी यूरो है, इसकी जो वैल्यू है वो अमेरिका के डॉलर को चैलेंज कर रही है। यानी कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें आज के सिनेरियो में तो यूएस जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है मे बी इंडियन रुपीज़ में 75 और 80 के अराउंड होगी। अगर हम यूरो की बात करते हैं तो ये मे बी 90 और 95 के अराउंड होगी, वो आप चेक भी कर सकते हैं नेट पर। जो यूरोपियन यूनियन के जो यूरो की वैल्यू है वो यूएस डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसी के साथ एक सर्वे हुआ था 2005 में, इसमें भी देखा गया था कि जो इसका यूरोपियन यूनियन का जीडीपी है वो 12,000 अरब डॉलर है, जो कि अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं जो ये अमेरिकन डॉलर है उसके लिए यूरोपियन यूनियन का यूरो एक चैलेंज बन सकता है, खतरा बन सकता है। एंड अगर हम ट्रेड की बात करें तो वर्ल्ड जो ट्रेड है उसमें भी अमेरिका से ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है एंड ये ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करता है, यानी ज़्यादा बिजनेस शेयर करता है अमेरिका से भी। तो इसी के कारण ये यूएस एंड चाइना के लिए एक चैलेंज बना हुआ है और उनसे किसी भी तरह का इसे डर नहीं है, जस्ट बिकॉज इसकी एक अपनी फिलोसफी और ये इन दोनों ही कंट्रीज़ को चैलेंज देता है। इसकी अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इसका जो इन्फ्लुएंस है वो
अमेरिका और चाइना को पर तो है ही, पर जो एशिया और अफ्रीका के जो दूर दूर के जो एरियाज़ हैं उन पर भी इसका यूरोपियन यूनियन का इफेक्ट देखा जा सकता है। इस चीज़ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर भी जो इसकी इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। एंड का पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हर फील्ड में इसका यूएस की तरह देखा जाता है। अगर हम बात करें फ्रांस और ब्रिटेन यानी ईयू के जो 2 मेंबर हैं फ्रांस और ब्रिटेन, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, यानी इन्हें परमानेंट सीट मिली हुई जिन्हें की बीटो पावर मिली है। और बीटो पावर के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड साथ ही काफ़ी ऐसी इसकी कंट्रीज़ हैं जो कि यूएनएससी की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर हैं। एंड इसकी जो डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशंस हैं, जितने भी इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ट साबित हुए हैं, यानी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जो ईयू है, अगर हमने अभी तक इसकी बात की कि इकोनॉमिक पावर में ये काफ़ी आगे निकल चुकी है, अमेरिका और चाइना को भी ये टक्कर देती है। अगर हम इसकी मिलिट्री की भी पावर बात करें तो ये वर्ल्ड की दूसरी बड़ी मिलिट्री है। यानी हमने सब पहला पढ़ा था कि जो अमेरिका है वो सबसे बड़ी है, लेकिन उसके बाद जो आती है वो ईयू की मिलिट्री आती है। ये भी अपना जो इसका बजट है उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलिट्री पर लगाती है। एंड अगर हम फ्रांस और ब्रिटेन के पास जो बात करें जो कि परमानेंट मेंबर है, उनके पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर पावर है। एंड मे बी 550 न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी इनके पास हैं। एंड अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड अदर फील्ड में, कम्युनिकेशन फील्ड में, तो भी ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। जो ईयू है इसकी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये हर एरिया में इंटरफेयर करने की पावर रखता है। जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं वे अपनी खुद की पॉलिसी डिसाइड करती है। इनके फॉरेन रिलेशन ये सब इनके आपस में कभी कभी अलग, यानी इनके डिफरेंसेस भी हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इशू पर ये साथ रहें, इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल था कि अमेरिका इन्वेजन जब आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, तो इराक पर जो अमेरिकन इन्वेजन हुआ था उसमें कुछ जो कंट्रीज़ थी वो इसके सपोर्ट में थी, पर जो कुछ कंट्री थी जैसे ब्रिटेन था वो इसके सपोर्ट में था, पर जो जर्मनी और फ्रांस थे उनका मानना था कि अमेरिका ने ये गलत किया है और वे इसके अगेंस्ट थे। जो दूसरी जो चीज़ है वो यूरोप का होल कंट्री यूरोप में लागू करना, ये भी काफ़ी कंट्री को पसंद नहीं है एंड वे इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे ही कुछ इशू समय समय पर उठते रहते हैं जिनसे इनमें आपसी डिफरेंसेस होते रहते हैं। तो ये था ईयू के बारे में, यूरोपियन यूनियन कैसे बनी एंड कैसे। एक छोटी सी चीज़ और है इसके, अब हम फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने इसके फ्लैग के बारे में पढ़ा था। ये एक गोल्ड जो स्टार होते हैं उनका सर्कल्स है एंड ये स्टैंड फॉर सॉलिडरी एंड हार्मनी के लिए स्टैंड करता है। जो यहाँ पर 12 स्टार है ये एक सिंबल है, इसमें 12 स्टार देखे गए, ये एक सिंबल है परफेक्शन एंड कंप्लीटनेस एंड यूनिटी का, ये स्टार सिंबल है। तो इसी के साथ हमारी यूरोपियन यूनियन ख़त्म होती है। आई होप आपको ये चैप्टर ये यूरोपियन यूनियन के बारे में समझ आ गया हो। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आसियान के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो को लेके आती हूँ आपके लिए। थैंक यू।